हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वन शॉट सीरीज में एक और नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। तो चलिए स्टार्ट करें हम ये चैप्टर। तो देखिए, ये चैप्टर इस आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा है इसमें 7 नंबर, यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 नंबर का मतलब ये हुआ कि 70 में से 7 मतलब 10% क्वेश्चन इसी चैप्टर से ही आएंगे। ये 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग 10, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं। यहाँ से थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो ये चैप्टर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आई होप ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। जिसको बिल्कुल बेसिक से ये चैप्टर करना है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन ये क्या है? ये देखें, एक फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन का ही क्या है, एक शाखा है। इस भौतिक रसायन के ही शाखा के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते क्या हैं? तो इसमें देखें, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है और कुछ विद्युत धारा से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच क्या परस्पर अंतर संबंध है, इस अंतर संबंध को हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। जैसे ये देखें, मेरे हाथ में एक बैटरी है। ये बैटरी आपने देखा होगा, ये कैमरे की बैटरी है। ये देखें, करता क्या है, इसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ से टर्मिनल्स लगे हुए हैं जिसे हम डॉट्स भी कहते हैं। इस टर्मिनल से क्या करेंगे हमको विद्युत ऊर्जा, यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होगी। मतलब ये रासायनिक ऊर्जा को, ये बैटरी क्या कर रहा है, ये बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको बात करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। विद्युत रसायन ये भौतिक रसायन का शाखा है जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। गॉट इट? तो चलिए, विद्युत रसायन, अब इसमें दो चीजें होंगी। या तो रासायनिक ऊर्जा पहले घटित होगी, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो जिससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो, और उससे क्या हो, फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। इसके देखें 3 नाम दिए हुए हैं। किसी नाम के को दे के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये तीनों नाम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मतलब इसका जो जैसे है वो है डेनियल सेल। ठीक है, क्योंकि इस सेल को डेनियल ने बनाया था इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल या डेनियल सेल। दूसरा जो है, हम क्या करें, पहले विद्युत ऊर्जा दे दें, उस विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम क्या करें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करें। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत क्या कहेंगे हम, विद्युत अपघटनी सेल। तो इन्हीं के बारे में हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम इसको देखेंगे, फिर यहाँ बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल, इसमें क्या होगा, तो इसमें देखें हम दो ये कंटेनर लिए हुए हैं, दो पात्र लिए हुए हैं। उस पात्र में हम एक में भरे हैं हमने जिंक सल्फेट का विलयन और एक में भरे हुए हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट के विलयन में हम एक जिंक इलेक्ट्रोड को क्या किए हैं, इसमें डुबोए हुए हैं, और कॉपर सल्फेट में हम कॉपर के इलेक्ट्रोड को डुबे हुए हैं। देखें, इस विलयन में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक कंडक्टिंग वायर, एक चालक तार से जोड़ दिए हैं, और बीच में एक हम गैल्वेनोमीटर लगा लिए हैं जो डिफ्लेक्शन को बताएगा जब करंट फ्लो होगा। तो देखें, ये हमने क्या किया, परिपथ को पूर्ण कर लिया है। इलेक्ट्रोड का परिपथ पूर्ण है, अभी इस विलयन का परिपथ अभी बाकी है। तो विलयन के परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम एक और सेटअप कर रहे हैं जिसका नाम है लवण सेतु। ठीक है, ये लवण सेतु है, इसको हमने इससे जोड़ दिया है।
साल्ट ब्रिज कहते हैं इसको। इसके अंदर हम KCl भरे हुए हैं जो एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य है। इसके अलावा हम KNO3 भर सकते हैं, K2SO4 भी ले सकते हैं। वो सब क्या है? अक्रिय वैद्युत अपघट्य हैं। यहाँ पे हम कॉटन थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पे, और इसमें हम अगर जेल इसमें उसमें कॉटन के साथ मिला के इसमें रख देंगे, जिसमें क्या होगा कि ये आसानी से ये KCl इससे आसानी से निकल ना जाए बाहर। तो चलिए, तो यहाँ देखें अब इसमें होगा क्या। ये लवण से तो इस विलेन को क्या कर गया, इस विलेन के परिपथ को पूर्ण कर लिया है। अब जैसे ये सेटअप होने के बाद इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। अब यहाँ पे एक चीज हमको देखना है, यहाँ देखें जिंक जो है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। जिंक क्या है? सबसे इन दोनों में से जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। तो जो अधिक क्रियाशील होता है उसका होता है ऑक्सीकरण। उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, डोनेट करेगा। और जो कम क्रियाशील है, मतलब कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है, इसका होगा अपचयन। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। यानी इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ऑक्सीकरण होगा और एक अपचयन होगा। ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन होगा। तो याद करें, ऑक्सीकरण और अपचयन अगर एक साथ हो रहे हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का त्याग, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। अब देखें यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको कैसे पता करेंगे कि ये एनोड की तरह से काम करेगा या कैथोड की तरह से काम करेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। लून का क्या मतलब है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। मतलब लेफ्ट मतलब बाएं पक्ष में, ये बायां पक्ष है इसका। तो लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब जिंक पे क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, एनोड की तरह से काम करेगा, और उसका जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए कर सकते हैं RrCp, मतलब राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो इन दोनों से आप इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस विद्युत रासायनिक सेल का। समझ में आया? तो चलिए अब इसको समझते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो देखें, जैसे ये परिपथ पूर्ण होगा, ये देखें जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये जिंक क्या करेगा? इस मेटल से इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस विलेन के अंदर चला जाएगा Zn+2 के फॉर्म में। ये जाता रहेगा और क्या होगा? ये टर्मिनल नेगेटिव होता रहेगा। खूब सारे आएंगे यहाँ से Zn+2, ये आयन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जिससे ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? ये टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इनको मीडियम चाहिए क्या करने के लिए? ट्रेवल करने के लिए। तो देखिए मीडियम क्या देगा? ये कंडक्टिंग वायर, ये चालक तार इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने का एक रास्ता देगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर से, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड यहाँ पे आएंगे कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास, और जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या होंगे? Cu+2 के आयन होंगे खूब सारे। वो Cu+2 के आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनको क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण कर क्या कर जाएंगे? कॉपर सॉलिड में अपचयित हो जाएंगे।
अपचयित होके इसी इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित होंगे। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, इसका जो नीचे से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चूंकि अपना ये इलेक्ट्रॉनों का क्षरण होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, जिससे वजह से इस इलेक्ट्रोड का जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि ग्रहण कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड थोड़ा सा पहले की तुलना में थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जाके जमा हो जा रहा है, डिपोजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब चूंकि विलयन में Zn+2 के आयन बढ़ रहे हैं तो ये लवण सेतु क्या करेगा, यहाँ से K+ देगा, यहाँ से Cl-। अब चूंकि Zn+2 है, ये आएगा Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, ZnCl2। समझ में आया। और जितना इधर ये क्लोराइड आयन आएगा वो उतने ही K+ उधर जाएंगे, वे K+ मिलके यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे SO4-2 मौजूद है, उसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, K2SO4। अब इन दोनों का काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों विलयनों में जो आवेश बढ़ रहे हैं या जो आयन आ गए हैं, यहाँ पे धनायन और यहाँ पे ऋण आयन, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। मतलब विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये है पहला लवण सेतु का कार्य। तो ये यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो विद्युत ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो विलयन इसमें बना हुआ है, इस विलयन की विद्युत उदासीनता क्या हो जाए, बनी रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे धनायन ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ पे ऋणायन ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जिससे क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम लवण सेतु का यूज़ करते हैं। और इसका एक और कार्य क्या है, परिपथ को पूर्ण करना। तो कभी भी लवण सेतु का कार्य पूछता है तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, और आप इस बात को जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा बहती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, धारा क्या हो जाएगा, इधर बहने लगेगा। तो ये है आपका पूरे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिससे हम विद्युत धारा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये है पूरा विद्युत रासायनिक सेल, और इसमें क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। अब ये अभिक्रिया किस तरह से हो रही है उसको जरा हमको देखना है। तो इसमें देखें, एक तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण वाली होगी और एक अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन वाली होगी। तो जो ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया होगी उसे कहेंगे हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और जो अपचयन वाली अभिक्रिया होगी उसे कहेंगे हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया। और इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमको समग्र अभिक्रिया मिलेगा, जिसे कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वो दो अभिक्रिया जो है, देखिए एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक जो सॉलिड अवस्था में, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड ठोस अवस्था में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस जली विलयन में Zn+2 आयन दे रहा है। तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से ट्रेवल करके यार वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, Copper+2 आयन क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, ये डिपोजिट होंगे। ठीक है, अब अगर हम इन इक्वेशंस को जोड़ दें, ये देखें दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो इनको इसको जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, ये मिला आपको। उधर क्या मिलेगा, Zn+2 एक्वस और प्लस का Cu सॉलिड। ये आपको समग्र अभिक्रिया मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, सेल की समग्र अभिक्रिया, जो क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया Zn+2 में चेंज हो रहा है। अब Zn+2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण। Copper+2 की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये अपचयन। तो इसे कहेंगे हम विद्युत रासायनिक सेल की समग्र अभिक्रिया। अब देखें, ये तो है समग्र अभिक्रिया। इसको अगर हम इसको सेल का निरूपण करना चाहें
सेल का सेल निरूपण करना चाहें अगर हम, तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखें, करते क्या है इसमें, सबसे पहले हमको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखना पड़ता है, और बीच में हम एक क्या करते हैं, लवण सेतु से इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो देखें, हम पहले ये लवण सेतु बना दे रहे हैं। एक तरफ क्या हो रहा है, जिंक, तो जिंक सॉलिड से चेंज हो रहा है ये Zn+2 एक्वस में। तो देखें, जिंक सॉलिड मतलब स्टेट चेंज हो रहा है इसका, ठोस से जल मतलब द्रव चेंज हो रहा है, तो इसको हमने क्या किया, एक स्लैश से जोड़ दिया। अब देखें, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया, ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लवण सेतु का यूज करेंगे, जो लवण सेतु हमको क्या करेगा, इसको इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो लवण सेतु, फिर क्या क्या हो रहा था, Copper+2 एक्वस से चेंज हो रहा था कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो हम इस विद्युत रासायनिक सेल में ये जो अभिक्रियाएं हैं, समग्र अभिक्रिया, इसको हम इस सेल निरूपण के द्वारा हम भी बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, Zn सॉलिड से Zn+2 में और Cu+2 को Cu में चेंज कर रहे हैं, बीच में एक स्लैश से, और इन दोनों को क्या करेंगे हम, डबल स्लैश मतलब लवण सेतु से जोड़ देंगे। तो ये है पूरा विद्युत रासायनिक सेल। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं हम इसमें। अपचयन विभव क्या होता है, ये अपचयन विभव, तो देखें, अपचयन विभव मतलब अपचयन वाली अभिक्रिया जो हो रही है उसके आधार पर इसकी हम इसी परिभाषा को बता सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी होगी उसको क्या कहेंगे हम, अपचयन विभव कहेंगे। वहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको अपचयन विभव कहेंगे। ऐसे ही ऑक्सीकरण विभव भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होगी वो उससे हम क्या करेंगे, वहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा ऑक्सीकरण विभव। अब देखें, अपचयन विभव है उसको लिखते हैं ई से, ERED मतलब रिडक्शन, या अगर हम डेनियल सेल की बात करें जिंक और कॉपर वाला, तो उसको क्या लिख सकते हैं, Cu+ से Cu में परिवर्तित हो रहा था, मतलब रिडक्शन हो रहा था। ऐसे ऑक्सीकरण विभव को देखने के लिए क्या करेंगे हम, EOXD लिखते हैं, या Zn से Zn+2। ठीक है, अगर हम अपचयन विभव में मानक शब्द लगा दें, मतलब मानक अपचयन विभव अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो मानक के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो दाब होगा, जो हम दाब लेंगे वो लेंगे हम एक वायुमंडलीय दाब या एक बार। सांद्रता होगी जो विलयन की, जो अगर डेनियल सेल हमने देखा है उस विलयन की सांद्रता कितनी होगी, 1 मोलर। तो 1 मोलर सांद्रता ले लें और तापमान ले लें 273 केल्विन, तो उसे हम कहेंगे मानक अपचयन विभव। वहां पे जो पोटेंशियल आपको मिलेगा उसे कहेंगे मानक अपचयन विभव। अब देखें, इसे लिखते हैं E0 से, यहाँ अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव को E से लिख रहे थे, या मानक लग गया तो E0। ऐसे ही मानक ऑक्सीकरण विभव होगा उसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे E0 से लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे अगर चाहें, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E0, और चूंकि ये अपचयन वाला है तो अपचयन किसका हो रहा था, अपचयन हो रहा था आपका कॉपर का, तो Cu+2 से Cu लिख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E0 Zn से Zn+2। इसके बाद अगर हम बात करें सेल विभव, क्या होता है सेल विभव, तो देखिए, जो 2 इलेक्ट्रोड लग रहे थे, जो 2 इलेक्ट्रोड थे, एक तो कौन सा, एक आपका था जिंक वाला लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉपर वाला। तो इन 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था, जो विभव उत्पन्न हो रहा था, उस विभव को कहते हैं सेल विभव। ठीक है, तो इसे लिखते हैं ई सेल से। ये क्या होता है, इसको हम कैथोड में से एनोड को घटा दें, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा था आपका, ये तो एनोड था जिंक वाला, ये कैथोड था। तो कैथोड वाले पोटेंशियल में से हम क्या करेंगे, हम एनोड वाले पोटेंशियल को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका सेल विभव मिल जाएगा। और यहीं से मानक सेल विभव निकाल सकते हैं, E0 सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव क्या होता है। ये देखें, ये दोनों जो वैल्यूज होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। इनको अगर हम समझें ऐसे कि मानक अपचयन विभव ये
बराबर होता है मानक ऑक्सीकरण विभव के। बस डिफरेंस क्या होता है मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव में? डिफरेंस ये होगा कि इन दोनों में बस चिन्ह का अंतर होता है। मतलब अगर हम माइनस लगा लें यहाँ पे, तो माइनस के साथ अगर लिखें तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और हमको करना क्या है, तो इसमें हम इस चैप्टर में हमको जितने भी धातुएं हैं उनका हम क्या लेना है, हमको मानक अपचयन विभव लेना है। तो मान लीजिए कहीं भी आपको मानक अपचयन विभव लिखा है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए या कैसे भी दिया हो, तो उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मानक अपचयन विभव में। क्या डिफरेंस आएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव का जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा, सिर्फ हमको क्या करना है, उसमें माइनस लगा देना है। वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो क्या देगा आपको, वो देगा मानक अपचयन विभव। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मानक अपचयन ऑक्सीकरण विभव यहाँ दिया हुआ है और ये मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, और कह रहा है ई नॉट सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ई नॉट सेल। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ ई कैथोड का मान कितना दिया हुआ है, ये RRCP से पता चल जाएगा, ये कैथोड है, तो ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.76। इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया ये 4, 0.42 वोल्ट आएगा। और चूंकि ये कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो ये माइनस में आएगा। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे और बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन ये गलत करके आएंगे बोर्ड में। ये गलत आंसर है। क्यों, देखिए यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मानक, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब सिंपल है कि जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वो मानक अपचयन विभव के बराबर होता है। और जितने भी प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में, सबकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, मानक अपचयन विभव ही हमको लेना है। और ऑक्सीकरण विभव दे रहा है तो उसको आप चेंज करके क्या कर लें, उसके आगे माइनस लगा लें और वो किस में चेंज हो जाएगा, मानक अपचयन विभव में चेंज हो जाएगा। तो देखें पहले हमको यहाँ देखें Zn से Zn+2 में ये दिया हुआ है वैल्यू, Zn से Zn+2 में इसको चेंज करेंगे हम, किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ई नॉट Zn+2 से Zn में, तो क्या होगा, माइनस लगा देंगे आगे, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके आगे सिंपल माइनस लगा देंगे। अब रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है, वही है पुरानी वाली 0.34 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू ये वाली रखनी है, तो माइनस आएगा, एक और माइनस लगा देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 34 प्लस का 0.76, ये जोड़ेंगे 4 1 यानी 1.1 वोल्ट ये आएगा, 1.1 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ये हमारा सही उत्तर है, ये हमारा गलत उत्तर है। तो इस तरह से हमको प्रश्नों को देख के ध्यानपूर्वक उसको पढ़ के क्या वैल्यू दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है उसके आधार पर हमको क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो समझते हैं, इसको सी भी कहते हैं। देखिए एक हम पात्र लिए हुए हैं, उसमें हम HCl विलेन भरे हुए हैं जिसकी सांद्रता क्या है, 1 मोलर सांद्रता है। इसके बाद क्या किया, हम एक कांच की नली हुई है, यहाँ पे कांच की नली से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कराएंगे हम अंदर। इसका दाब एक वायुमंडलीय दाब है या एक बार दाब है। तो ये अपना सेटअप है। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से काम करता है, अब देखें इसको हम मानक यूज कर रहे हैं, मतलब मानक ताप दाब पे ये है। तो इसका जो वोल्टेज होता है ई नॉट सेल की वैल्यू वो होती है 0 वोल्ट, इसको माना गया है, ठीक है। और ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है, ये एनोड की तरह से, एनोड व कैथोड की तरह दोनों की तरह से कार्य करता है। ये कभी कभी ये क्या करेगा, ये एनोड की तरह से कार्य करेगा और कभी कभी ये कैथोड की तरह से भी कार्य करेगा, तो दोनों तरह से कार्य करता है।
इसका विभव कितना होता है इस सेल का? इस सेल का जो सेल विभव होता है वो होता है 0 वोल्ट। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका वोल्टेज हमने देख लिया 0 होता है। अब इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? तो इसकी अगर अभिक्रिया देखें तो अगर हम एनोड पर चेक करें, एनोड पर ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? तो जो H2 है वो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा? त्याग कर देगा। फिर कैथोड पर यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पे अपचयन होगा। उन 2 इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा? फिर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके फिर से क्या करेगा? ये H2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण भी होगी और इसमें क्या होगा? अपचयन भी होगा। और इसका ई नॉट सेल जो मानक अपचयन विभव है वो कितना होता है? 0 वोल्ट। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट SHE बराबर होता है 0 वोल्ट। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका यूज क्या है? जो अभी हम इसके पहले देखे हैं ई नॉट Zn+2 से Zn की वैल्यू कितने आया था? -776 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। और ई नॉट Cu+2 से Cu की वैल्यू हम देखा था उसका आया था 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू आता कहाँ से है? तो ये वैल्यू आता है इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी का यूज करके हम ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं और कॉपर का भी पोटेंशियल हम इसी के साथ इसी का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम यूज करके हम क्या करेंगे? हम एक बार कॉपर और एक बार जिंक का इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हम एक तरफ एनोड की जगह पे, जैसे वहाँ पे क्या था जिंक और कॉपर, जिंक लेफ्ट साइड में और कॉपर राइट साइड में था, तो हम जिंक को हटा के एक बार क्या लगा देंगे वहाँ पे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सारा सेटअप वही रहेगा वैद्युत रासायनिक सेल वाला। उसको चालक तार से जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर भी लगा लेंगे वहाँ पे, लवण सेतु भी लगा लेंगे, सारा काम कर लेंगे। वहाँ से फिर हम सेल विभव निकालेंगे मानक, इसका मानक अपचयन विभव क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। कैथोड वाली वैल्यू ये है, या ई Cu+2 से Cu माइनस ई SHE, इसका वैल्यू कितना होता है? 0 वोल्ट। इसको मानक अपचयन विभव इसका होता है 0 वोल्ट, इसका होता है 0.3 वोल्ट। तो इसका कॉपर का कितना आ गया मानक अपचयन विभव? ये आ गया 0.34 वोल्ट। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करें हम कैथोड की तरफ से। कैथोड मतलब जहाँ कॉपर था उस विद्युत रासायनिक सेल में उस कॉपर को हटा के सिंपल हमको क्या लगाना है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बाकी सेटअप वही रहेगा। फिर यहाँ से अगर हम मानक अपचयन विभव निकालने का प्रयास करें तो ई नॉट सेल बराबर क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड, कैथोड जब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस माइनस ई नॉट Zn+2 से Zn मतलब जिंक का पोटेंशियल डिफरेंस। 0 में से घटाएंगे, इसका 0 होता है, माइनस इसका जब चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर में, जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा था? 0.34 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा? या यहाँ पे आएगा 0.76 वोल्ट। 0 में से जब घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 0.76 वोल्ट। और यहाँ से हम इस सेल का समग्र अभिक्रिया निकालते हैं, जो कितना आता है? वो आता है ई नॉट पूरे सेल का, वो आता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है, उसी हम डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं। तो जिंक का इलेक्ट्रोड, उसको हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया था। तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ये जो इलेक्ट्रोड है वो ऋणायन हो जा रहा था, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। उतना ही इस विलयन के अंदर क्या आ रहा था? धनात्मक आवेश आ रहा था। तो देखें अब इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश और इस विलयन में धन आवेश, यानी विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच एक अब विभव उत्पन्न होगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। मतलब विभव, ये कौन सा विभव है आपका? ये जो है विभव है
वो इन दोनों के वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोड और विलयन के पे उत्पन्न आवेश की वजह से। इसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोड विभव। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, मतलब किस तरह का ये चालक है, किस तरह का ये कंडक्टर है, कंडक्टेंस है, और उसकी सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता क्या किस प्रकार से है, और डेफिनेटली ताप पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। तो ये 3 कारक हैं जिस पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। इसके अलावा मानक इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब इस विलयन जो है, ये विलयन आपका जो दिख रहा है, इसकी सांद्रता को अगर हम ले लें 1 मोलर, टेम्परेचर ले लें कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो अब अगर हम इसी धातु के इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसे क्या कहेंगे हम? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से रखेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और विलयन की सांद्रता को 1 मोलर ले लें, और किसी धातु की छड़ को या धातु की इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में डुबोएं, तो धातु की छड़ या धातु की इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसे हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बेसिक। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी क्लास 10th में ये आपने धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो चलिए इसमें करते क्या है, इसमें हम अलग अलग विभिन्न तत्वों को या विभिन्न धातुओं को हम क्या करते हैं, उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। तो एक हमको एक श्रेणी प्राप्त होता है, एक हमको श्रेणी प्राप्त होगा जिसे हम क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। यहाँ देखें लिथियम जो है उसका मानक अपचयन विभव ये है -3.04 वोल्ट, ये ऋणात्मक शुरू हो रहा है, और सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का प्लस का 2.87। इसमें बीच में हाइड्रोजन आएगा जिसका होता है वोल्टेज 0 वोल्ट, जिसको मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने बात किया है इसके बारे में। अब देखो होगा क्या, ये जो इसमें बीच में और भी क्या है तत्व हैं, तो इसमें आएंगे इसके। तो यहाँ देखें क्या हो रहा है, लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करके Li में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो मानक अपचयन भी है, अब देखिए यहाँ ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ रहा है ये वैल्यू। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे अगर हम जाएं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देखें ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी मतलब अपचयित होने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऊपर जो होंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर जो ये होंगे, ये वाले जो तत्व हैं लिथियम जो है वो सबसे प्रबलतम अपचायक होगा, और दुर्बलतम क्या होगा? दुर्बलतम ऑक्सीकारक होगा। अपचायक तो ये क्या होगा? बिल्कुल बहुत ही ताकतवर होगा, प्रबलतम अपचायक होगा, लेकिन ये क्या होगा? ऑक्सीकारक बहुत ही क्या होगा? दुर्बल होगा। इसके अलावा अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है अगर ये प्रबलतम अपचायक है तो ये क्या होगा? प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा, और दुर्बलतम क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे त्यागेंगे तो इसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन जैसे से ये ग्रहण करेगा तो अपचयित होने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। इसका अनुप्रयोग क्या है? इसका यूज क्या है? तो देखें हम इसका यूज करके हम सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें से कौन धातु कितना क्रियाशील है, उन क्रियाशीलता की तुलना हम दूसरे धातुओं से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ है एग्जाम्पल में इसे हम देख सकते हैं, जैसे H2 का विस्थापन, यानी हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी तत्व हैं वो किस प्रकार से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं उसके अम्लों से या उसको लवण से। तो ये आपके क्या है, ये इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या है? अनुप्रयोग में हम इसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली किसी ना किसी रूप में जरूर पूछा जाता है।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका चार्ट पूरी तरह से किताब में दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका चार्ट थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कौन से हाइड्रोजन के ऊपर एक तत्व आ रहे हैं, कौन से मेन जो है वो नीचे आ रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखना चाहें तो हमने देखा अभी जिंक क्या होगा, इसके ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा था, माइनस का 76 वोल्ट आ रहा था, और कॉपर डेफिनेटली इसके नीचे आएगा। तो कॉपर कितना आ रहा था, प्लस का 0.34 वोल्ट। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। और मैंने वहाँ क्या बताया था, जब हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व मतलब जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, वो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम बता भी सकते हैं उसको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है नष्ट समीकरण। इसको भी किताब में आप निनष्ट भी लिखा हुआ देखेंगे, तो नष्ट समीकरण या निनष्ट समीकरण। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में हमने क्या देखा, और मानक इलेक्ट्रोड विभव देखा है। तो इलेक्ट्रोड विभव और विलेन की सांद्रता, जो विलेन हमने लिया हुआ है, उस विलेन की सांद्रता के बीच जो संबंध दर्शाने वाला समीकरण होगा उसे कहेंगे हम क्या, कि नष्ट समीकरण कहेंगे उसे हम। यानी इलेक्ट्रोड विभव और विलेन की सांद्रता के बीच क्या कर रहा है, ये एक संबंध बता रहा है। तो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया किस प्रकार चल रही है, Mn+ ये जो आयंस हैं, ये जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो Ni इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके M ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसके लिए नष्ट ने क्या बताया कि E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log बेस 10 1/m+n की सांद्रता। ये एक फॉर्मूला उन्होंने बताया, जिसमें से E0 क्या है, ये देखें E0 जो है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसी मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे हम, SRP भी कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या मानक अपचयन विभव। ई क्या है, अपचयन विभव है। आर गैस नियतांक है, जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल। इसके अलावा Mn+ क्या है, धातु आयन की सांद्रता, जिसकी वैल्यू होती है 1 मोलर। टी क्या है, परम ताप, 298 केल्विन ताप होता है, और एफ होता है फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू तो होती है 96,487 कूलाम, लेकिन उसको सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं 96,500 कूलाम ले लेते हैं। ठीक है। अगर इन आर टी और एफ का मान, अगर इस समीकरण में रख दें तो सॉल्व करने के बाद ये आता है E बराबर E0 0.0591। इसको गुणा करके देखेंगे, इतनी वैल्यू आएगी अपॉन n log बेस 10 1/mn+। तो ये है आपका नष्ट समीकरण का एक और इक्वेशन। अगर हम डेनियल सेल की बात करें, उसमें क्या हो रहा था, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसे लिखना चाहें हम नष्ट समीकरण, तो E बराबर क्या होगा, E0 माइनस 0.0591/n log Zn+2/Cu+2। यहाँ पे ध्यान रखें n क्या है, यहाँ पे n कितने इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है या दान कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, n। ठीक है। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, आप लिखना चाहें तो n का मान हो जाएगा 2। तो E बराबर E0 0.0591/2 log Zn+2/Copper+2 की सांद्रता। तो ये आपका है नष्ट समीकरण। तो चलिए देखते हैं नष्ट समीकरण पर आधारित एक प्रश्न। देखिए यहाँ पे Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है और Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है। कि सेल की EMF की गणना करना है, यदि ये आपको दिया हुआ है, इन E0 का मान दिया हुआ है कॉपर के लिए, और मैं Mg का मान दिया हुआ है, मतलब Mg की वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 2.37 वोल्ट। तो देखिए पहली बात तो इसकी अभिक्रिया को पहले आप क्या क्या इस अभिक्रिया में हो रही है। तो Mg जो है, Mg क्या है आपका यहाँ पे ठोस है, वो Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। इसके बाद Copper+2 जो जलीय विलयन में है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना रहा है, कॉपर ठोस। यहाँ हो रहा है अपचयन। तो सबसे पहले इस अलग अलग जो सेल की अभिक्रिया, ये मानक या अपचयन विभव दिया हुआ है, इससे हम क्या निकालेंगे, इस सेल का मानक अपचयन विभव। मतलब हमको निकालना पड़ेगा पहले E0 सेल, वो क्या होगा, वो होगा E0
कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखिए कैथोड, यहाँ पे कैथोड, कैथोड का मतलब कॉपर किस तरह से काम करता है, ये कैथोड की तरह से, और ये काम करेगा आपका एनोड की तरफ से। पहले वैल्यू निकाल लें हम यहाँ पे। कैथोड का मान कितना दिया हुआ है, कॉपर का मान दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का मान दिया हुआ है माइनस का 2.37। ये आपस में जुड़ जाएंगे, 7 4 7 4 11, 3 3 6 1 7, और ये 2.71 वोल्ट ये आ गया इस दोनों सेल का मानक अपचयन विभव। अब देखें इस सेल का पहले समग्र अभिक्रिया निकाल लें। इस सेल का समग्र अभिक्रिया क्या होगा, समग्र अभिक्रिया जैसे इनको जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा इतना, तो Mg ठोस प्लस का Cu+2 एक्वस से ये चेंज हो रहा है किसमें, ये Mg+2 में, और कॉपर ठोस में ये परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम नष्ट समीकरण लगाएं, यहाँ पे नष्ट समीकरण का यूज करें अगर हम, तो क्या होगा, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10, और इधर हम लेंगे Mg+2 अपॉन Cu+2। E0 यहाँ पे देखें, E0 का मान, E0 का मान कितना दिया हुआ है, ये E0 का मान अभी हमने निकाला है, E0 सेल का मान ये है 2.71 माइनस 0.0591। यहाँ N का मान कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो N का मान हो जाएगा 2 लॉग 10। Mg+2 की वैल्यू सांद्रता कितने दिया हुआ है, 0.1, इसको रख लें 0.1। कॉपर का सांद्रता कितने दिया हुआ है, ये दिया 1 × 10⁻1। 10⁻1 का मतलब क्या हुआ, 10⁻1 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, मतलब ये भी क्या होगा आपका 0.1 ही होगा। तो यहाँ देखें ये 2.71, इसको सॉल्व करेंगे, हटाएंगे, ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02951, या 295 लिख सकते हैं इसको, 0.0295। और देखें यहाँ पे हो जाएगा log 10, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे log 1, और आप ध्यान रखेंगे कि log बेस 10 1 पे जो मान होता है वो होता है 0, तो हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0295 इंटू 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये जैसे 0 होगा तो 2.71 में से 0 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 2.71 वोल्ट, ये है इस E की वैल्यू। यानी हमने इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कर लिया नर्श समीकरण के हेल्प से। तो इस तरह से हम नर्श समीकरण का यूज करके हम कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो EMF से जुड़ा हो, चाहे इस नर्श समीकरण से जुड़ा हो। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटनीय विलयनों में चालकत्व। तो आइए देखते हैं। देखिए चालकत्व क्या होता है, तो कोई विद्युत अपघट्य है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का क्या मतलब है, विद्युत अपघट्य का ये मतलब है कि अगर कोई विलयन है, जलीय विलयन, उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करा दें हम, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटित होने लगेगा। तो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, यानी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं हम, तो कितना वो धारा क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित करने की क्षमता, कितना वो धारा को एक्सेप्ट कर रहा है, कितना क्षमता है उसकी, उस पावर को, उस कैपेसिटी को क्या कहेंगे, उसकी चालकत्व कहेंगे। ठीक है। और ये चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और चालकत्व क्या होता है, उस धारा की क्षमता को बता रहा है कि कितना धारा उसमें बह रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालकत्व क्या होगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। चालकत्व को देखें, लिखते हैं C से, तो C बराबर हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/R। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, क्योंकि R का मात्रक क्या होता है, ओम।
ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं या महो कहते हैं इसको। एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक इसका सीमेंज है जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा क्या है इसमें, हम देखें विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। तो विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व को हम एक टर्म है ग्रीक वर्ड जिसको कहते हैं कापा, कापा से डिनोट करते हैं। तो कापा बराबर होता है 1/रो। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बारे में आप पहले से परिचित होंगे, 1/रो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ओम के नियम के साथ। वो क्या होता है वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्रतिरोध होता है आर बराबर होता है रो एल बाई ए, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे हम आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल दें, यहाँ आर की वैल्यू निकाल लें 1/c और यहाँ से रो का मान 1/k। ये आर और रो की वैल्यू इस यहाँ पे रख दें जरा, इसकी जब ये रख दें, इसकी जब ये रख दें, तो क्या आएगा? आर की जब रखेंगे 1/c तो 1/c आ जाएगा, यहाँ 1 कापा एल बाई ए। अब देखेंगे ये के का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दें, इसका इधर कर दें, सी यहाँ आ जाएगा तो के बराबर हो जाएगा, यानी कापा बराबर हो जाएगा सी एल बाई ए। यहाँ पे ध्यान रखें कि एल बाई ए जो है उसको कहते हैं सेल नियतांक या सेल स्थिरांक, जिसका मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। उसको लिखते हैं सेल स्थिरांक को जी स्टार से। जी स्टार बराबर होता है एल बाई ए। तो अगर हम एल बाई ए की जगह जी स्टार रख दें तो क्या आएगा? ये आएगा कापा बराबर सी इंटू जी स्टार। कापा क्या है? विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। तो ये फॉर्मूले को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका मात्रक जरा देख लें हम। सिंपल मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंज प्रति सेंटीमीटर। या एसआई मात्रक को अगर आप जब देखेंगे तो एसआई में क्या हो जाएगा? मीटर आ जाएगा इसमें। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, या सीमेंज प्रति मीटर, या सीमेंज मीटर इनवर्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तुल्यांकी चालकता। देखिए इसे लेमडा EQ से लिखते हैं, कभी कभी इसको लेमडा EQ ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो या तो ये लेमडा या तो ये, इस लेमडा को याद रखेंगे। तो होता क्या है कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अगर विलयन का एक विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक अगर घुला है तो उसे कहेंगे हम, उस चालकता को तुल्यांकी चालकता कहेंगे। ठीक है, इसे लेमडा EQ से लिखते हैं। ये बराबर कापा, ये देखें कापा है विशिष्ट चालकत्व, ये होगा इंटू 1000/n। n यहाँ पे क्या है? नॉर्मल था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा EQ बराबर कापा इंटू VEQ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये देखिए तुल्यांकी चालकता है और ये विशिष्ट चालकत्व में रिलेशन इस फॉर्मूले के द्वारा हम बता सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, EQ मतलब तुल्यांक, तुल्यांक पे -1, या महो सेंटीमीटर स्क्वायर या तुल्यांक पे -1। ठीक है, इसका एक और मात्रक है सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर, तुल्यांक पे -1। इसके बाद हम देखते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होगा? तो आयतन तो वही रहेगा, बस विद्युत अपघट्य का यहाँ पे 1 मोल घुला होगा। तो देखते हैं किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की जो चालकता होगी वो मोलर चालकता के बराबर होगी या मोलर चालकता कहलाएगी। इसे लेमडा m से लिखते हैं। ये बराबर होगा कापा इंटू 1000/m। m यहाँ पे क्या है? मोलरता है। और अगर हम विलयन के कंटेक्स्ट में बात करें तो लेमडा m बराबर क्या हो जाएगा? कापा अपॉन सी। सी मतलब सांद्रता या मोलरता। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? सीमेंज मीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो ये है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाराउस का नियम। तो देखें इसमें क्या होता है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता उसके धनायन व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब तनुता को अनंत कर दें तो उस विलयन में जितने भी हमने विद्युत अपघट्य लिया हुआ है वो विद्युत अपघट्य किस प्रकार के होंगे? या तो धनायन देंगे और ऋणायन देंगे। तो धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकताओं का जो योगफल होगा उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम
कि वो क्या है, कुल चालकता के बराबर है। अब देखें यहाँ पे, चूंकि इसे हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उस विद्युत अपघट्य में आयन है, तो आयनों का जो स्वतंत्र अभिगमन हो रहा है, तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उनके योगफल के बराबर ही हम क्या कर रहे हैं, कोलराउस ने बताया था कि उनका योगफल कर दीजिए, आपको उसकी कुल चालकता पता चल जाएगी। तो इसे आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे लिखते कैसे हैं, अब देखिए, या तो लैम्डा एम, या इसको लैम्डा एम नॉट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, धनायन और उसकी चालकता और ऋणायन उसकी चालकता का योगफल। अगर हम HCl विलयन की बात करें तो लैम्डा में HCl बराबर क्या हो जाएगा, H+ की मोलर चालकता और Cl- की मोलर चालकताओं का योगफल। अगर हम वियोजन की मात्रा देखें, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या होगा, C सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा एम C सांद्रता पे ये, और अनंतता पर मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस वियोजन की मात्रा से हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का हम वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक क्या होता है, C α² - 1 - α, जिसको आप क्लास 11th के साम्यावस्था वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। C α² 1 - अल्फा का मान अगर यहाँ रख दें, या अल्फा स्क्वायर करना है तो लैम्डा एम टू द पावर C लैम्डा एम इन्फिनेटिव का स्क्वायर 1/λc लैम्डा एम इन्फिनेटिव। तो ये देखें स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये लैम्डा एम इन्फिनेटिव माइनस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनेटिव, ये इससे एक पावर कट जाएगा, ये बचा। तो उसके बाद लैम्डा, ये सी लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो कैंसिल हो गया है, तो एक एक यहाँ पे एक घात इसका बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनेटिव इंटू लैम्डा एम इन्फिनेटिव माइनस लैम्डा एम सी। ये है वियोजन स्थिरांक। तो इस कोलर-हाउस के नियम से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन की मात्रा, उसके वियोजन स्थिरांक और उसकी चालकताओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये है कोलर-हाउस का नियम या आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटन। तो देखिए, वैद्युत अपघटन क्या होता है कि कोई विद्युत अपघट्य है आपका। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, देखें, विद्युत अपघट्य ऐसा विलयन होता है जिसमें हम विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये है विद्युत अपघट्य। अब ये दो तरह के विद्युत अपघट्य होते हैं, एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विलय में जाने के बाद पूर्णतः आयनित होते हैं। इनका आयनन जो होता है वो 100% होता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कम आयनित होते हैं, इनका आयनन क्या होता है, कम आयनन होता है इनका। एग्जाम्पल में NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सट्रेट्रा, ये क्या है आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। दुर्बल में देखें एस्टिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 इत्यादि। तो ये होते हैं विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लें, उसमें विद्युत धारा द्वारा क्या करें, अपघटन करवाएं। ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीकरण होगा, जैसे इसके पहले भी हो रहा था विद्युत रासायनिक सेल में। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, जो वहाँ भी हो रहा था। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि वहाँ जो एनोड था जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा था उसको हमने माइनस लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और अपचयन वाले पे क्या लेंगे, उसको माइनस लेंगे। यहाँ पे साइन विद्युत रासायनिक सेल से थोड़ा सा अलग होता है। एग्जाम्पल में देखें, इसको NaCl का विद्युत अपघटन करवा लें या HCl का विद्युत अपघटन करवा लें, ये दोनों जो हैं इनका हम क्या लेंगे, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। तो ये रहा इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। तो अगला हम बात करते हैं विद्युत अपघटन नियम में फैराडे का नियम। तो फैराडे ने 1834 में फैराडे ने दो नियम दिए। वो कौन सा नियम है उनको देखना है हमको। तो फैराडे ने क्या किया कि अपने प्रथम नियम में उसने बताया कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा और विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है।
मतलब जो फैराडे का नियम है वो विद्युत धारा की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध बताता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी को फैराडे का नियम कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है पहला नियम, कि जो पदार्थ की मात्रा होगा, ये कैसे कहते हैं, पदार्थ की मात्रा, ये होगा आवेश के अनुक्रमानुपाती, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा Z, जिसे कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और Z को लिख सकते हैं E/F। F मतलब फैराडे नियतांक, मतलब 96,500, और आवेश क्या होता है, Q बराबर होता है धारा गुणे समय I इंटू टी, तो हो जाएगा W बराबर E/IT/96,500। इसका दूसरा नियम क्या है, देखें, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा है उनके तुल्यांकी भार E और उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। यानी ये दो अलग अलग विद्युत अपट्टे हैं, मान लेते हैं A है, ये B है, यानी W1/W2 अगर निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, E1/E2 के। E1 क्या है यहाँ पे, पहले विद्युत अपट्टे का तुल्यांकी भार, और E2 क्या है, दूसरे विद्युत अपट्टे का तुल्यांकी भार। ये क्या होगा, पहले विलयन के विद्युत रासायनिक तुल्यांक और दूसरे विलयन के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, पदार्थ की मात्रा का संबंध किससे किससे है, सीधे सीधे तुल्यांकी भार से, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है। तो इस समीकरण से हम क्या देख सकते हैं, इस समीकरण से हम ये भी देख सकते हैं कि E जो है वो Z के प्रोपोर्शन है, यानी तुल्यांकी भार जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या है, समानुपाती है। तो इसको अगर इस समानुपाती का साइन अगर हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहेंगे F मतलब फैराडे नियतांक, यही फैराडे नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, 96,500, और यही यहाँ पे जो आप वैल्यू रखे हैं Z बराबर E/F, वो यहीं से आया हुआ है। तो ये है फैराडे के दो नियम, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फैराडे के नियम पे। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। तो कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो कॉपर का द्रव्यमान मतलब पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है, तो आवेश, पदार्थ की मात्रा और आवेश के बीच संबंध हमने देखा है, मतलब फैराडे का यहाँ पे पहला नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी अभिक्रिया को जरा चेक करें कि किस तरह की अभिक्रिया होगी कैथोड पर, तो वो होगा कॉपर +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है, W बराबर ये होता है Z इंटू I इंटू टी, ये होता है, और Z को क्या लिख सकते हैं, E/96,500 गुणे I गुणे टी। यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे उसकी संयोजकता। अणु भार कितना होगा, यहाँ पे अणु भार देखें दिया हुआ है 63। हालांकि यहाँ पे कॉपर का जो अणुभार होता है वो 63.5 होता है, लेकिन इस प्रश्न में हमको 63 दिया हुआ है, तो इसी का यूज हमको करना है। अणुभार इसका 63, कॉपर देखिए संयोजकता इसकी 2 इलेक्ट्रॉन के बाद होती है 2, तो हो जाएगा 31.5, संयोजकता इसकी कॉपर की +2, यहाँ पे वैल्यू रख दें 31.5, मुझे धारा कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, समय दिया हुआ है 450 अपॉन 96,500, ऊपर वाले जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 28,350 बटे 96,500, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2937 ग्राम, इतना कॉपर निक्षेपित होगा कैथोड पर। तो बात करते हैं सेल या बैटरी के बारे में। तो देखें, आप इस बात से परिचित होंगे कि सेल या बैटरी, आम तौर पे हम जो ये सेल आती है पेंसिल सेल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बैटरी भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। तो इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, जैसे ये मेरे सामने कुछ सेल रखा हुआ है, ये सेल, इसे हम पेंसिल सेल कहते हैं। तो इस
कभी इसको हम सेल कहते हैं और कुछ चीज़ों को हम बैटरी भी कहते हैं। तो दोनों डिफरेंस क्या है? देखें, अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में रख दें, ये देखें श्रेणी क्रम होता है, इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। मतलब इसका ये जो एनोड है उसको एक साइड और कैथोड को एक साइड कर लें। तो अगर हम इसको इस हिसाब से श्रेणी क्रम में सजा दें तो एक या एक से अधिक सेलों को अगर श्रेणी क्रम में रख दें तो जो व्यवस्था होगी उसे क्या कहेंगे हम? बैटरी। मतलब दो सेल को मिला दें तो उसे हम क्या कहेंगे? हम एक बैटरी कह सकते हैं। अगर सिंगल है तो इसे क्या कहेंगे? हम सेल कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो सेल होता है, ये सेल या बैटरी हम कह लें, इसको दो वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? देखें, प्राथमिक सेल जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक बार रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे ये वाली जो सेल मेरे हाथ में मैंने जो लिया हुआ है, ये प्राथमिक सेल का ही एग्जाम्पल है या प्राथमिक बैटरी का ही एग्जाम्पल है। इसमें देखें, इसको मार्केट से खरीद लाते हैं हम, इसका यूज करते हैं हम। अब जहाँ यूज इसका कर सकते हैं, चाहे इसको घड़ी में लगा सकते हैं या रिमोट में लगा सकते हैं। इसका यूज करेंगे, जैसे ही ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा फिर इसको क्या कर देंगे? हम फेंक देंगे। मतलब हो क्या रहा है, इसमें केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, इसको दोबारा हम क्या कर सकते हैं? चार्ज नहीं कर सकते। दोबारा चार्ज करेंगे तो क्या होगा? ये चार्ज नहीं होगा, हमको विद्युत धारा नहीं देगा ये। उसके बाद ये होगा, सेल डेड हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? शुष्क सेल या लैक्लांसे सेल, जिसका सेल विभव कितना होता है? 1.25 से 1.5 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के आसपास इसका होता है। इसके अलावा मरकरी सेल का सेल विभव होता है 1.35 वोल्ट, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? घड़ियों में करते हैं। घड़ी में श्रवण यंत्र मतलब जो बहरे होते हैं उनके कान में जो लगाया जाता है सुनने का यंत्र, उसमें कैमरा में कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी करते हैं और भी तमाम जगह करते हैं। मरकरी सेल का मतलब जो घड़ी में जो छोटी वाली सेल आती है ना, उसको मरकरी सेल कहते हैं या बैटरी कह लें। तो ये हुआ आपका प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल में क्या होगा? ये अभिक्रिया जो होगी वो बार बार होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होगी। अब क्या करेंगे? जैसे ये वाली सेल देखें, बैटरी देखें आप, मेरे हाथ में एक बैटरी हुआ है, ये कैमरे की बैटरी है। ये कैमरे की बैटरी में क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हम कैमरे में लगाएंगे, चार्ज करेंगे, चार्ज के बाद फिर क्या होगा? ये डिस्चार्ज होगा, फिर इसको चार्ज करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे। यानी इसमें जो क्या होगा, इसमें बार बार रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या? एक बार चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर डिस्चार्ज से फिर चार्ज, फिर चार्ज से डिस्चार्ज। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होगी। इसको पुनः क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। दोबारा जब डिस्चार्ज है तो दोबारा क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इस सेल का हम यूज कई बार कर सकते हैं। इस सेल की दक्षता बहुत अच्छी होती है, लगभग 80% के आसपास इसकी दक्षता होती है। और इस सेल का लाइफ टाइम जो होता है वो 2 से 5 साल होता है। तो ये सेल अच्छा माना जाता है। अब देखें, इसमें इसको उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। उत्क्रमणीय सेल क्या होता है? उत्क्रमणीय सेल का मतलब होता है इसमें अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में क्या होती है? चलती है। मतलब क्या? एक बार चार्ज होगा तो अग्र अभिक्रिया, फिर डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा? ये पश्च अभिक्रिया। इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? सीसा संचायक सेल, जिसका यूज हम स्वचालित वाहन में करते हैं। जितने भी आप गाड़ियाँ देखते हैं, चाहे ट्रैक्टर, चाहे बस, चाहे आप कार को ले लें या आप मोटरसाइकिल को ले लें, उसमें जो बैटरी लगती है उसी को क्या कहते हैं? स्वचालित वाहन, मतलब सीसा संचायक सेल होता है वो बैटरी जो होती है वो 6 से 12 वोल्ट की बैटरी होती है। उसमें 3 से 6 आपके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। हर एक इलेक्ट्रोड का विभव 2 वोल्ट होता है। तो अगर 3 है तो 6 वोल्ट का होगा, और 6 अगर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं तो 6 दूना 12। हर एक इलेक्ट्रोड 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। तो स्वचालित वाहन, बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा निकल कैडमियम सेल, या इसका जो सेल विभव होता है 1.4 वोल्ट होता है। इसका यूज हम करते हैं मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इत्यादि। तो ये जो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में डिफरेंस यही है कि द्वितीयक सेल का हम यूज बार बार कर सकते हैं, जिसमें ये कैमरे की जो सेल है या बैटरी है उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो द्वितीयक सेल में आएगा। इन्वर्टर वाली बैटरी आएगी इसके अंदर। तो ये है। प्राथमिक सेल में क्या आएगा? तो देखें, मेरे हाथ में ये घड़ी है, घड़ी का जो सेल होगा वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जितने पेंसिल सेल मैंने दिखाया हुआ है, इस पेंसिल सेल का भी क्या होगा? ये पेंसिल सेल जो होंगे
वो क्या होंगे, आपके प्राथमिक सेल के अंतर्गत आएंगे। तो ये रहा हमारा सेल या बैटरी का टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ईंधन सेल, इसे फ्यूल सेल भी कहते हैं। देखें, ये ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जो ईंधन के दहन पे जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा जो मुक्त हुई ऊर्जा है उसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, हम विद्युत ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन के दहन पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, उसे ईंधन सेल कहते हैं। अब देखें इसमें होता क्या है, इसमें रासायनिक ऊर्जा होगी, यानी रासायनिक ऊर्जा को हम किस में परिवर्तित करते हैं, हम परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। देखिए, इस सेल की दक्षता लगभग 70 से 80% होती है। तो मतलब इसका एफिशिएंसी क्या है, बढ़िया है, अच्छा माना जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, जिसे बैकोन सेल भी कहते हैं। इसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैकोन। बैकोन ने इसे बनाया था, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे बैकोन सेल भी कहते हैं। इस सेल का सेल हो क्या होता है, 1.299 वोल्ट के आसपास होता है। और ये जो ईंधन सेल है, इसका प्रयोग सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने इसका प्रयोग किया था, क्योंकि जैसे रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ से ईंधन को जलाया जाता है। उस ईंधन के दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी उसका प्रयोग हमने क्या किया गया था उस समय, उसका प्रयोग ईंधन सेल को बनाने में किया गया था जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। तो इसका प्रयोग आप याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, तो धातु का वायुमंडल के संपर्क में आएगा। वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ नमी, ये दोनों अगर किसी धातु को मिल जाए तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उस पर एक लेयर चढ़ जाएगा। वो लेयर क्या होगा, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट या सल्फेट, इसके में परिवर्तन होगा और उसके कारण वो लेयर क्या होगा, उस धातु को क्या करेगा, क्षरण करेगा, क्षय करेगा। उसी को क्या कहेंगे हम, संक्षारण। तो संक्षारण को याद रखेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाता है, कुछ दिनों बाद वो नमी और वायु के संपर्क में आती है तो लोहे पर जंग लग जाता है, ये एक संक्षारण का एग्जाम्पल है। ऐसे ही कॉपर पे हरा परत चढ़ जाता है या पीला परत आ जाता है कभी कभी। इसके अलावा चांदी का काला होना, ये सब क्या है, संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। इसको रोकने के क्या क्या मुख्य उपाय हैं उसको हम जरा देखें। तो पहला जो है वो है टिनिंग। टिनिंग क्या होता है कि धातु के सतह पे हम क्या करें, टीन की परत चढ़ा दें। टीन क्या है, एक अक्रिय पदार्थ होता है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है आमतौर पे, इसे कहेंगे टिनिंग। अगला है गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि धातु की सतह पर हम क्या कर सकते हैं, जस्ता या जिंक की परत का लेप बना देते हैं, जो क्या करता है, संक्षारित होने से उस धातु को बचा लेता है। इसके अलावा विद्युत लेपन है। विद्युत लेपन का मतलब क्या होता है, उस धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, विद्युत के द्वारा उसका लेपन करना, ये होता है। इसके अलावा कुछ और होते हैं, ग्रीस लगा के आप बचा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा के बचा सकते हैं संक्षारित होने से। ये कुछ मुख्य क्या है, एग्जाम्पल है संक्षारण के बचाव हेतु। तो ये जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर में, हमने सारे टॉपिक को बिल्कुल बेस्ट वे में डिस्कस करने का प्रयास किया। आई होप आप इस वीडियो से ये वैद्युत रसायन का जो चैप्टर है इसको अच्छे से समझ में आपको आया होगा। अगर इस चैप्टर में या इन टॉपिकों में किसी में कोई दिक्कत अगर आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो इस वीडियो को पुनः देखें। आई होप ये सारे टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।